नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं आरन चिप्पा एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक क्लास अपने वर्ण विचार पर रह चुकी है। उस वर्ण विचार में आज अपने आगे चर्चा करेंगे। लेकिन वर्ण विचार में पहले हमने क्या पढ़ा है, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार उनका रिवाइज कर लेते हैं। प्रश्न आज उसमें हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो अपने कौन सी करेंगे, वर्ण करेंगे। फिर हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है और विकल्प में वर्ण और ध्वनि दोनों दे रखे हैं, तो हम किसका चयन करेंगे, वर्ण का चयन करेंगे। इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो साथियों, वर्ण के कुल भेद कितने पढ़े थे हमने, 2 भेद पढ़े थे, एक स्वर और दूसरा कौन सा, व्यंजन। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है, स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है, व्यंजन को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। दूसरा अंतर यह है, स्वर एक स्वतंत्र इकाई है, व्यंजन एक स्वतंत्र इकाई नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा अंतर यह है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अन्य ध्वनियों की सहायता लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो अन्य ध्वनियों की सहायता लेनी पड़ती है। फिर हमने पढ़ा कि देवनागरी लिपि में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ये 11 स्वर कौन कौन से, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इन 11 स्वरों के अलावा हमने 2 ध्वनियां और भी पढ़ी थी, एक अनुस्वार और दूसरा कौन सा, विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, उनके बारे में हमने पढ़ा कि अनुस्वार और विसर्ग वे 2 ध्वनियां हैं जिनको न तो स्वर में गिना जाता है और न ही व्यंजन में गिना जाता है। अब प्रश्न ये बनता है कि जब इनको हम न तो स्वर में गिनते हैं और न ही व्यंजन में गिना जाता है, तो इनको किस नाम से पुकारा जाता है, अयोग व ध्वनियों के नाम से पुकारा जाता है। फिर हमने उन 11 स्वरों में से अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़े थे और उनमें हमने पढ़ा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन सी, जिनमें केवल एक ही मात्रा का समय लगता है, जैसे ए, छोटी ई, छोटा उ और री। दीर्घ स्वरों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी, 7। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ये जो 7 स्वर हैं इनको दीर्घ स्वरों में शामिल किया गया है। इसके बाद में हमने संयुक्त स्वरों को भी पढ़ा था और संयुक्त स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, ए, आई, ओ, औ। और इन चारों संयुक्त स्वरों को संध्याक्षर स्वर के नाम से भी जाना जाता है। संध्याक्षर स्वर कौन कौन से, ए, आई, ओ, औ। ये हमने अभी तक रिवाइज किया। अब अपने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण यानी कि अपने जितने वाग्य यंत्र हैं, जैसे नाक, कंठ, जीवा, तालु, दंत, ओष्ठ यानी होंठ, इनके आधार पर स्वरों के अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन अलग अलग स्थानों के आधार पर किन किन आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। तो स्वर का जो पहला वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, पहला जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर है, उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर है, उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर है, उच्चारण काल, या फिर हम कह सकते हैं मात्रा काल के आधार पर। हम क्या कह सकते हैं, मात्रा काल के आधार पर। यदि प्रश्न आ जाए उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर, उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके कुल भेद कितने हैं। तो उच्चारण काल के आधार पर भेद कितने किए गए हैं साथियों, 3 भेद किए गए। उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर स्वरों के कुल भेद कितने किए गए हैं, 3 भेद किए गए। ये 3 भेद कौन कौन से हैं, तो 3 भेद कौन कौन से हैं, आओ उनको जानने की कोशिश करते हैं। उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर पहला जो भेद किया गया
पहला जो भेद किया गया वो कौन सा है? अर्शव। अर्शव को अपने लघु स्वर भी कह सकते हैं। तो पहला भेद कौन सा साथियों? अर्शव या लघु स्वर। उच्चारण काल के आधार पर पहला भेद कौन सा है? अर्शव या लघु स्वर। दूसरा भेद कौन सा है? दीर्घ। दीर्घ या फिर हम कह सकते हैं गुरु स्वर। दीर्घ या फिर हम क्या कह सकते हैं? गुरु स्वर। और तीसरा जो भेद किया गया है जो अति महत्वपूर्ण है, वो तीसरा भेद कौन सा है? प्लुत स्वर। तीसरा भेद कौन सा है? प्लुत स्वर। तीसरा भेद कौन सा है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब तो साथियों, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए उच्चारण काल के आधार पर कुल भेद कितने हैं, तो पहला भेद हमने कौन सा किया है? पहला भेद कौन सा है? अर्शव स्वर। दूसरा कौन सा है? दीर्घ। और तीसरा कौन सा है? प्लुत स्वर। पहला भेद कौन सा? अर्शव स्वर। दूसरा कौन सा? दीर्घ। और तीसरा कौन सा है? प्लुत स्वर। अर्शव स्वर। अर्शव स्वर, ये जो अर्शव स्वर है इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको मूल स्वर के अलावा एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अर्शव स्वर हैं उनमें कितनी मात्राओं का समय लगता है? तो अर्शव स्वर में कुल कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्राओं का समय लगता है साथियों? एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वे स्वर जिनमें केवल एक ही मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? अर्शव स्वर कहा जाता है। वे स्वर जिनमें एक ही मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? अर्शव स्वर कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए वे स्वर जिनमें दो मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? दो मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। अर्थात दीर्घ स्वरों में कितनी मात्राओं का समय लगता है? दो मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगता है? दो मात्राओं का। प्रश्न आ जाए प्लुत स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगता है? तो कुल कितनी मात्राओं का समय लगता है? तीन मात्राओं का। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि प्लुत स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगता है, तो अपने कितनी मात्राओं का समय करेंगे? तीन मात्राओं का। थोड़ा सा एक बार और ध्यान देना, यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? अर्शव स्वर। दो मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? दीर्घ। तीन मात्राओं का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर। अब हम जानते हैं कि अर्शव स्वर कौन कौन से हैं। वे कौन से स्वर हैं जिनमें एक ही मात्रा का समय लगता है? तो वो कौन कौन से स्वर हैं? जैसे ए, छोटा ई, छोटा ऊ और इसके अलावा री। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि अर्शव स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो ये बताओ साथियों कि अर्शव स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी? 4। ए, ई, ऊ और री जो हैं जिनमें केवल एक ही मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? अर्शव स्वर कहा जाता है। जिनमें केवल एक ही मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहा जाता है? अर्शव स्वर। और अर्शव स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। दूसरा भेद है दीर्घ या गुरु स्वर, जिनमें दो मात्राओं का समय लगता है। अब वे कौन से स्वर हैं जिनमें दो मात्राओं का समय लगता है? तो दो मात्राओं का समय लगता है वो कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके अलावा ए, आई, ओ, औ, इनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। अब प्रश्न आ जाए कि दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो साथियों कितनी हो गई? 7। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, यानी कुल कितने हो गए स्वर है? 7। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी करोगे? 7। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने पढ़ते हैं प्लुत स्वर। ये बताओ कि प्लुत स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 3 मात्राओं का। प्लुत स्वर में कुल कितनी मात्राओं का समय लगता है? 3 मात्राओं का समय लगता है। दूसरा प्रश्न ये आ सकता है प्लुत स्वर की आकृति कैसी होती है? तो प्लुत स्वर की आकृति कैसी होती है? डै की आकृति। जैसे अपने एक शब्द का उच्चारण करते हैं ओम, ये जो ओम शब्द है इसके बीच में ये जो डै की आकृति का जो चिन्ह है इसको क्या कहा जाता है?
प्लुत स्वर कहा जाता है। तो ड की आकृति का स्वर है, इसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो बीच की ध्वनि को हम लंबा क्यों खींचते हैं? क्योंकि प्लुत स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगता है? 3 मात्राओं का समय लगता है। कितनी मात्राओं का समय लगता है? 3 मात्राओं का समय लगता है, 3 मात्राओं का। तो आगे हम जानते हैं प्लुत स्वर के बारे में और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। प्लुत स्वर के बारे में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो प्लुत स्वर किस भाषा से ग्रहण किया गया? प्लुत स्वर किस भाषा से ग्रहण किया गया? यदि प्रश्न आ जाए प्लुत स्वर किस भाषा से लिया गया है, तो हम कौन सा उत्तर करेंगे? किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा से। प्रश्न आ जाए प्लुत स्वर किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से। अब साथियों एक प्रश्न और भी अति महत्वपूर्ण है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो वो प्रश्न कौन सा है? प्रश्न आ जाए हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में प्लुत स्वरों की कुल संख्या कितनी करेंगे? 8। प्रश्न आ जाए हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? तो हम कितनी करेंगे? 8। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 8 प्लुत स्वर कौन कौन से हैं? प्लुत स्वर जब हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उस स्वर्ण को लंबा खींचने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो होता है प्लुत। जैसे अपने किसी भी मित्र बंधु को यदि आवाज लगानी है, जैसे कोई व्यक्ति दूर खड़ा है और उस दूर खड़े हुए व्यक्ति को आवाज लगानी है, उस दूर खड़े हुए व्यक्ति को आवाज लगानी है, जैसे जैसे अपने आवाज लगाते हैं अरे। यदि हम किसी व्यक्ति को दूर से आवाज लगाते हैं अरे, तो जो आगे ये चिन्ह लगाया गया है इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? प्लुत। इस चिन्ह का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि किसी भी ध्वनि को, किसी भी स्वर को, उस ध्वनि को, उस स्वर को लंबा खींचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्लुत का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी के 11 स्वरों के साथ नहीं किया जाता है। इन प्लुत स्वरों का प्रयोग हिंदी में केवल 8 स्वरों के साथ ही किया जाता है। इन प्लुत स्वरों का प्रयोग किन स्वरों के साथ किया जाता है? थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने कुल स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, लेकिन उन 11 के 11 स्वरों के साथ प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वो कौन से 3 स्वर हैं जिनके साथ प्लुत का प्रयोग नहीं किया जाता है? जैसे पहला जो है अपना ई, ये जो छोटी ई है इसके साथ हम प्लुत का प्रयोग नहीं कर सकते। इस ई के साथ हम प्लुत का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब ई ध्वनि के साथ प्लुत का प्रयोग करेंगे तो जैसे ही प्लुत का प्रयोग करेंगे इस ध्वनि को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे तो ये कौन सी ध्वनि बन जाएगी? बड़ी ई बन जाएगी। अतः बड़ी ई बन जाने के कारण छोटी ई के साथ प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एक तो अपने प्लुत स्वर का प्रयोग किसके साथ नहीं करते हैं? छोटी ई के साथ। दूसरा प्लुत स्वर का प्रयोग किसके साथ नहीं करते? ऊ के साथ। ये जो छोटा ऊ है इसके साथ भी यदि हम प्लुत स्वर का प्रयोग करेंगे तो ये जो छोटा ऊ है वो भी किस में बदल जाएगा? बड़े ऊ में बदल जाएगा। इसलिए प्लुत स्वर का प्रयोग एक तो ई के साथ नहीं कर सकते, एक छोटे ऊ के साथ नहीं कर सकते, और दूसरा किसके साथ नहीं कर सकते? री के साथ। जब हम इस री के साथ प्लुत का प्रयोग करेंगे तो ये बड़ी री बन जाएगी, और बड़ी री का जो प्रयोग है वो हिंदी भाषा में नहीं किया जाता है। बड़ी री का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में किया जाता है। इसलिए हमारे 11 जो स्वर हैं उन 11 में से ई, ऊ और री को छोड़कर अन्य 8 स्वरों के साथ प्लुत का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि हिंदी में प्लुत स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो साथियों एक बार थोड़ा सा साथ में और रिवाइज करना। अपने स्वरों का जो पहला वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर। उच्चारण काल या मात्रा काल के आधार पर कुल कितने भेद किए गए हैं? कुल 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से किए गए हैं? पहला भेद कौन सा?
अशौ, दूसरा कौन सा दीर्घ, और तीसरा कौन सा प्लुत। पहला भेद कौन सा अशौ, दूसरा कौन सा दीर्घ, तीसरा कौन सा प्लुत। प्रश्न आ जाए अरसो स्वर में कितनी मात्राओं का समय लगता है, तो साथियों कितनी मात्राओं का, एक मात्रा का। दीर्घ में कितनी मात्रा का, दो मात्रा का। प्लुत में कितनी मात्रा का, तीन मात्रा का समय लगता है। प्रश्न आ जाए अरसो स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो अपने कितनी करेंगे, चार करेंगे। दीर्घ स्वरों की संख्या पूछे तो कितनी करेंगे, सात। और प्लुत स्वरों की संख्या पूछे तो कुल कितनी करेंगे, आठ करेंगे। अब आगे का वर्गीकरण है वो पढ़ते हैं। जहां तक उम्मीद है पहला जो उच्चारण काल के आधार पर है, जो मात्रा काल के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अपने एक छोटी सी नई जानकारी भी हासिल करते हैं, वो कौन सी है उनको भी समझने की चेष्टा करना। जैसे और कोई एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि अर्स्वार्ध स्वर कौन सा होता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अर्स्वार्ध स्वर कौन सा है, अर्स्वार्ध स्वर कौन सा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अर्स्वार्ध स्वर, अर्स्वार्ध स्वर कौन से होते हैं, तो अर्स्वार्ध स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जिनमें एक मात्रा से भी कम मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिनमें एक मात्रा से भी कम मात्रा का समय लगता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए वे कौन से स्वर है जिनमें एक मात्रा से भी कम मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा से भी कम मात्रा का समय लगता है, कम मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है, अर्स्वार्ध स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अर्स्वार्ध स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अर्स्वार्ध स्वर कहा जाता है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, जैसे आपको प्रश्न दिया जाएगा कि निम्न में से किस विकल्प में अर्स्वार्ध स्वर का प्रयोग किया गया है। जैसे ए ऑप्शन में दे दिया स्त्री, ए में दे दिया स्त्री, ब में जैसे दे दिया अपने कोई शब्द, जैसे ब में दे दिया अपने ईश्वर, ईश्वर, जैसे अपने स में दे दिया अपने, श में दे दिया जैसे अनमोल, अनमोल, भ में दे दिया सभी, सभी। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से किस विकल्प में अर्स्वार्ध स्वर का प्रयोग किया गया है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से किस विकल्प में अर्स्वार्ध स्वर का प्रयोग किया गया है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम स्त्री शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसमें ये जो आधा सह दिया गया है, ये जो आधा सह दिया गया है, जब हम ये इस स्त्री शब्द को उच्चारण करते हैं, जब हम स्त्री शब्द का उच्चारण करते हैं तो इस स्त्री शब्द को, इस आधे सह का उच्चारण करने से पहले बहुत ही कम समय के लिए एक ध्वनि उच्चारित हुई थी, ई की ध्वनि। कौन सी ध्वनि उच्चारित हुई थी, ई की। ये जो स्त्री शब्द लिखा है इसको हम सत्री भी नहीं बोल सकते, शुद्ध रूप से स भी नहीं बोल सकते, और पूरी तरह से ई भी नहीं बोल सकते। इसलिए इस शब्द का उच्चारण कैसे करते हैं, स्त्री, यानी कि बहुत ही कम समय के लिए, एक बहुत कम समय के लिए ई ध्वनि का उच्चारण हुआ था, और वो जो ध्वनि निकली थी उसे ही कहा जाता है अर्स्वार्ध स्वर। अन्य उदाहरण लेते हैं, जैसे एक उदाहरण है स्टूल। जब हम स्टूल शब्द का उच्चारण करते हैं तो स से पहले ई ध्वनि का उच्चारण हुआ था, वो जो ध्वनि का उच्चारण हुआ था उस ध्वनि को ही क्या कहा जाता है, अर्स्वार्ध स्वर। तो साथियों एग्जाम में यदि प्रश्न आ जाए अर्स्वार्ध स्वर से अभिप्राय क्या है, वे स्वर, वे ध्वनियां जब हम उच्चारण करते हैं तो उनमें एक मात्रा से भी कम मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है, अर्स्वार्ध स्वर। अब आगे का जो अपने आगे का जो वर्गीकरण है उसको पढ़ते हैं। आगे 2 नंबर पर स्वरों का जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है, नंबर 2। दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर, जीवा की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर किया गया है, जीवा की स्थिति के आधार पर। स्वरों का
दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? जीवा की स्थिति के आधार पर। किसके आधार पर? जीवा की स्थिति के आधार पर। जीवा की स्थिति के आधार पर। तो साथियों, जीवा की स्थिति के आधार पर अर्थात जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अपनी जो जीवा है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीवा का एक तो आगे का भाग प्रभावित होता है, एक मध्य का भाग प्रभावित होता है और एक बिल्कुल पीछे का। अर्थात मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनकी उत्पत्ति, जिनका उच्चारण स्थान जीवा के बिल्कुल आगे का भाग होता है। जिन स्वरों का आगे वे ध्वनियां, वे स्वर जिनका उच्चारण करने पर जीवा के आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। यदि जीवा के बीच का भाग सक्रिय होता है तो मध्य स्वर कहा जाता है, और यदि जीवा के बिल्कुल पीछे का भाग सक्रिय होता है तो उसे क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। तो साथियों, जीवा की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों के कुल कितने भेद किए गए हैं? जीवा की स्थिति के आधार पर कुल कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद। पहला कौन सा है? अग्र स्वर। पहला कौन सा? अग्र स्वर। पहला भेद कौन सा है? अग्र स्वर। दूसरा भेद कौन सा है? मध्य स्वर। दूसरा कौन सा? मध्य स्वर। दूसरा भेद कौन सा किया गया है? मध्य स्वर। पहला भेद कौन सा? अग्र स्वर। दूसरा कौन सा? मध्य स्वर। और तीसरा भेद कौन सा है? पश्च स्वर। तीसरा भेद कौन सा है? पश्च स्वर। प्रश्न आ जाए कि जीवा की स्थिति के आधार पर कुल भेद कितने हैं? तो पहला भेद कौन सा किया हमने? अग्र स्वर। दूसरा कौन सा? मध्य स्वर। तीसरा कौन सा? पश्च स्वर। जीवा की स्थिति के आधार पर कुल कितने भेद किए गए हैं? कुल कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। पहला भेद कौन सा? अग्र स्वर। दूसरा कौन सा? मध्य। और तीसरा कौन सा? पश्च। कुल भेद कितने किए गए? 3। कुल भेद कितने किए गए? 3 भेद किए गए। कुल भेद कितने? 3। याद रखना। अग्र स्वर, अग्र स्वर से अभिप्राय क्या है? वे स्वर जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर जीवा का जो आगे का भाग है, जीवा की जो नोक है, उस नोक को प्रभावित करते हैं। वे स्वर जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर यदि जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है, जीवा की नोक से यदि स्वरों का उच्चारण होता है तो उसे कहा जाता है अग्र स्वर। उसे क्या कहा जाता है? अग्र स्वर। जीवा के आगे का भाग सक्रिय रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? अग्र स्वर। प्रश्न आ जाए कि अग्र स्वर में जीवा का कौन सा भाग सक्रिय रहता है? तो जीवा का कौन सा भाग सक्रिय रहता है? जीवा का आगे का भाग। जीवा का आगे का भाग। जीवा का आगे का भाग। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई, ई, ए, आई। साथियों, जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, जैसे ई, 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 इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जीवा के कौन से भाग पर दबाव पड़ रहे हैं? जीवा के आगे के भाग पर। और आगे के भाग पर पड़ने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? अग्र स्वर। इन 4 स्वरों के अलावा जहां पर ई होगी वहां पर एक स्वर और भी है, री, उनको भी साथ में जोड़ दिया जाता है। तो अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई, ए, आई, री। एग्जाम में प्रश्न आ जाए अग्र स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो अग्र स्वरों की कुल संख्या कितनी है साथियों? 4 है। कौन कौन सी? ई, ए, आई और कौन सा? री। अब अपने मध्य स्वर की चर्चा करते हैं। जब हम मध्य स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीवा का कौन सा भाग सक्रिय रहता है? जीवा का मध्य का भाग। कौन सा भाग? जीवा का मध्य भाग। कौन सा? मध्य भाग। जीवा का मध्य भाग है। कौन सा भाग? जीवा का मध्य भाग। मध्य से जैसे मध्य स्वर कौन कौन से हैं? थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे ई, 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 ई,
इन ध्वनियों का उच्चारण किया तो हमारा कौन सा भाग सक्रिय हो रहा है? आगे का। जब हम ए ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो ए ध्वनि का उच्चारण करने पर यह स्वर जीवा के बीच में चला जाता है। कहां पर चला जाता है? जीवा के बीच में। अतः एग्जाम में प्रश्न आ जाए मध्य स्वर कौन सा है, तो मध्य स्वर कौन सा है? ए है। अग्र स्वर कौन कौन से हैं? ई ए आई। ई ए आई, इनको हम क्या कहते हैं? अग्र स्वर। ए को हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर। तो पश्च स्वर कौन कौन से हैं? वे स्वर जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पर जीवा का बिल्कुल पीछे का भाग सक्रिय रहता है। वे स्वर जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर जीवा के बिल्कुल पीछे का भाग सक्रिय रहता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कौन कौन से हैं? तो थोड़ा ध्यान देना। पश्च स्वर कौन कौन से हैं? आ, और कौन से हैं? ऊ, इसके अलावा ऊ, आ, ऊ, ओ, औ, ऊ, ओ, औ। जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जीवा के बिल्कुल पीछे का जो स्थान है वो सक्रिय रहता है। कौन सा? जीवा के बिल्कुल पीछे का भाग। आप खुद भी प्रयास करके देख सकते हो। जैसे ई, जब हम ई ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो जीवा का आगे का भाग सक्रिय हो रहा था, जीवा के आगे के भाग पर दबाव पड़ रहा था। जैसे ही हमने अ स्वर का उच्चारण किया तो ए स्वर का उच्चारण करने पर ये जो स्वर है वो जीवा के मध्य चला गया था। और जब हम आ, ऊ, ओ, औ इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो ये जो स्वर है वो बिल्कुल जीवा के बिल्कुल पीछे चले जाती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पश्च। तो साथियों, इनको याद कैसे रखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको याद कैसे रखेंगे। आप सिर्फ इतना याद रखना, केवल दिमाग में इतना ही बिठाना कि जो ई ध्वनि वाले स्वर हैं, ई ध्वनि वाले स्वर है वो किस में आएंगे? अग्र में। ई ध्वनि वाले स्वर किस में आएंगे? अग्र में। ई ध्वनि वाले कौन कौन से? ई ए आई। ई ध्वनि वाले किस में आएंगे? अग्र में। मध्य में कौन सा आएगा? ए। बाकी बच के वो सारे किस में जाएंगे? पश्च में। आप याद कैसे रखोगे? ई ध्वनि वाले स्वर किस में आएंगे? अग्र में। ई ध्वनि वाले स्वर किस में आएंगे? अग्र में। ए किस में आएगा? मध्य में। बाकी बच के वो सारे किस में? पश्च में। ध्यान रखना साथियों, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इनको याद रखने का तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूं कि यदि प्रश्न आ जाए एग्जाम में अग्र स्वर कौन से, तो अग्र स्वर में इतना ही ध्यान रखना कि ई ध्वनि वाले जो स्वर हैं वो सारे किस में जाएंगे? अग्र स्वर में। ए किस में जाएगा? मध्य में। बाकी बच गए कौन से बच गए? आ, ऊ, ओ, औ। ये जो स्वर बच गए वो किस में जाएंगे? पश्च स्वर। ये किस में जाएंगे? पश्च स्वर में। तो जहां तक उम्मीद है साथियों, जीवा की स्थिति के आधार पर जो स्वर है उनको वे भी आपको याद हुए। अब अपने दूसरा वर्गीकरण, तीसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं। स्वरों का जो तीसरा वर्गीकरण है, स्वरों का जो तीसरा वर्गीकरण है, स्वरों का जो तीसरा वर्गीकरण है वो किसके आधार पर किया गया है? स्वरों का जो तीसरा वर्गीकरण है वो मुखाकृति के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? मुखाकृति के आधार पर। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए मुखाकृति, तीसरा भेद कौन सा किया गया है? मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, या फिर हम कह सकते हैं तालु की स्थिति के आधार पर। किसकी स्थिति के आधार पर? तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर। तालु की स्थिति के आधार पर साथियों, तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? मुखाकृति के आधार पर या तालु की स्थिति के आधार पर। अब प्रश्न आ सकता है मुखाकृति के आधार पर कुल कितने भेद किए गए? तो मुखाकृति के आधार पर कुल कितने भेद किए गए हैं? मुखाकृति के आधार पर भेद पूछे तो कुल कितने किए गए? 4। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कुल भेद कितने किए गए हैं? मुखाकृति के आधार पर कुल भेद कितने किए गए? 4 भेद किए गए। मुखाकृति के आधार पर कुल 4 भेद किए गए। अब मुखाकृति से अभिप्राय क्या है साथियों? जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वरों का उच्चारण करने पर अपना मुंह जो है वो लगभग बंद होता है,
कुछ स्वरों का उच्चारण करने पर अपना जो मुंह है वो बहुत ही ज्यादा खुल जाता है। अर्थात मुंह की खुलने की स्थिति के आधार पर स्वरों के कुल 4 भेद किए गए। वे मुखाकृति से अभिप्राय है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, उन स्वरों के उच्चारण करने पर अपना मुंह कितना खुलता है, उस स्थिति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए मुखाकृति के आधार पर स्वरों के कुल भेद कितने किए गए, तो आप कितने कहोगे? 4 भेद किए गए। मुखाकृति के आधार पर ये 4 भेद कौन कौन से हैं? और साथियों, हम उन 4 भेदों को भी पढ़ने की चेष्टा करते हैं। मुखाकृति के आधार पर कुल भेद कितने किए गए? 4। पहला भेद कौन सा है? संवृत स्वर। पहला भेद कौन सा? संवृत स्वर। मुखाकृति के आधार पर पहला भेद कौन सा है? संवृत स्वर। दूसरा भेद कौन सा है? अर्ध संवृत। दूसरा कौन सा है? अर्ध संवृत। दूसरा कौन सा है? अर्ध संवृत। तीसरा भेद कौन सा है इसका? विवृत। तीसरा कौन सा? विवृत। और चौथा भेद कौन सा है इसका? अर्धविवृत। और चौथा भेद कौन सा है? अर्धविवृत। तो साथियों, प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि मुखाकृति के आधार पर कुल भेद कितने हैं, तो अपने कुल भेद कितने करेंगे? 4। पहला भेद कौन सा? संवृत स्वर। दूसरा कौन सा? अर्ध संवृत। तीसरा कौन सा? विवृत। और चौथा कौन सा? अर्धविवृत। मुखाकृति के आधार पर कुल भेद कितने किए गए हैं? 4 भेद किए गए। पहला भेद कौन सा? संवृत। दूसरा भेद कौन सा? अर्ध संवृत। और तीसरा भेद कौन सा? विवृत। और चौथा भेद कौन सा है? अर्धविवृत। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि संवृत शब्द से तात्पर्य क्या है। संवृत का अर्थ होता है मुंह का बंद होना। मुंह का बंद होना अर्थात वे स्वर जिनमें अपना जो मुंह है वो लगभग बंद होता है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए वे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर अपना जो मुंह है वो लगभग बंद होता है। मुंह लगभग बंद होता है। लगभग बंद होता है। तो वो कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर अपना जो मुंह है वो लगभग बंद होता है, तो वो कौन से होते हैं? संवृत स्वर। विवृत से अभिप्राय क्या है? मुंह का खुलना। संवृत से अभिप्राय क्या है? मुंह का बंद होना। और विवृत का अर्थ क्या होता है? मुंह का खुलना। मुंह का खुलना। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए संवृत शब्द से तात्पर्य क्या है? संवृत शब्द से तात्पर्य है मुंह का बंद होना। और विवृत से अभिप्राय क्या है? मुंह का खुलना। अर्थात वे स्वर जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने पर अपना मुंह है लगभग बंद होता है। अपना मुंह लगभग बंद होता है, उसे क्या कहा जाता है? संवृत स्वर। वे संवृत स्वर कौन कौन से हैं? जैसे संवृत स्वर कौन कौन से हैं? ई, उ। जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अपना जो मुंह है वो लगभग बंद होता है। कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर अपना मुंह लगभग बंद होता है? ई, उ। जब हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, तो अपना जो मुंह है वो लगभग क्या होता है? बंद होता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संवृत स्वर। अर्ध संवृत। अर्ध संवृत से क्या अभिप्राय है? आधा बंद होना। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अर्ध संवृत स्वर से अभिप्राय क्या है? अर्ध संवृत स्वर से क्या अभिप्राय है? अर्ध संवृत स्वर से क्या अभिप्राय है? अर्ध संवृत का मतलब है अपना मुंह आधा बंद होना। विकल्प में दे सकते हैं, जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए अर्ध संवृत शब्द से क्या अभिप्राय है? ए में ऑप्शन दे दिया मुंह का आधा खुला रहना, ब में ऑप्शन दे दिया मुंह का आधा बंद होना। तो हम कौन सा उत्तर करेंगे? मुंह का आधा बंद होना। अर्थात अर्ध संवृत स्वर जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अपना मुंह जो है वो कितना बंद होता है? आधा। कितना बंद होता है? आधा बंद। यदि हमारा मुंह आधा बंद होता है तो उसे क्या कहा जाता है? अर्ध संवृत स्वर। वो कौन से स्वर हैं जिनमें अपना जो मुंह है वो लगभग आधा बंद होता है? तो वो कौन से होते हैं? छोटा ए और कौन सा? छोटा ए और कौन सा? छोटा ओ।
कौन से स्वर होते हैं? छोटा ए और दूसरा कौन सा है? ओ। ए और ओ, ए और ओ। विपरीत स्वर, विपरीत स्वर वे स्वर है, इससे संबंधित बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। विपरीत स्वर से अभिप्राय क्या है? वे स्वर है जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अपना मुंह सर्वाधिक खुला रहता है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण करने पर अपना मुंह सर्वाधिक खुला रहता है, तो वो कौन से हैं? विपरीत स्वर। वो कौन से हैं? विपरीत स्वर। विपरीत स्वरों का उच्चारण करते हैं तो अपना जो मुंह है वो सर्वाधिक खुला रहता है। और ये विपरीत स्वर कौन सा है? आ। कौन सा स्वर है? आ। साथियों, जब हम छोटे बच्चों को दवा वगैरह पिलाते हैं तो हम बच्चों को क्या कहते हैं कि आ बोलो। आ क्यों बुलवाते हैं? क्योंकि जब छोटा बच्चा आ ध्वनि का उच्चारण करता है तो आ में सर्वाधिक मुंह खुला रहता है, इसलिए हम बच्चों से किस ध्वनि का उच्चारण करवाते हैं? आ ध्वनि का, क्योंकि आ ध्वनि में अपना सर्वाधिक मुंह खुला रहता है। तो साथियों, प्रश्न आ जाए, ऐसा कौन सा स्वर है जिसमें अपना मुंह सर्वाधिक खुला रहता है, तो वो कौन सा स्वर है? आ है। और जिनमें सर्वाधिक मुंह खुला रहता है उसे क्या कहा जाता है? विपरीत स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विपरीत स्वर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध विपरीत स्वर। चौथा भेद कौन सा है? अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत वे स्वर जिनमें अपना मुंह आधा खुला रहता है। यदि मुंह आधा खुला रहता है, यदि अपना मुंह आधा खुला रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? अर्ध विपरीत। यदि अपना मुंह आधा खुला रहता है तो उसे क्या कहा जाता है? अर्ध विपरीत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अर्ध विपरीत। तो अर्ध विपरीत स्वर कौन कौन से हैं? तो पहला स्वर कौन सा है? ए के अलावा और कौन सा अपना? आई। और कौन सा? आई। और कौन सा? औ। ए आई औ। जैसे अपने प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। संवृत स्वर में अपना मुंह लगभग बंद होता है, जैसे ई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपना मुंह खुलता जाएगा। जैसे अर्ध संवृत स्वरों का उच्चारण करेंगे तो अर्ध स्वरों का उच्चारण करेंगे थोड़ा सा और ज्यादा मुंह खुल जाएगा, और वो कौन से स्वर है? ए ओ। अर्ध विपरीत स्वर में और ज्यादा मुंह खुल जाता है, आई औ। और सर्वाधिक मुंह किस में खुलता है? विपरीत स्वर में। और विपरीत स्वर कौन सा है? आ है। तो साथियों, इनको याद कैसे रखेंगे? उनको याद रखने का तरीका क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे पहले वाले दो स्वरों को छोड़कर, पहले वाले दो स्वरों को छोड़कर आगे वाले जो चार स्वर हैं, पहले वाले दो स्वरों को छोड़कर आगे वाले जो चार स्वर हैं वो किस में आएंगे? संवृत में। पहले वाले दो स्वर छोड़कर, पहले वाले दो स्वर ए और आ को छोड़कर आगे वाले चार स्वर कौन कौन से? ई उ उ। वो जो चार हैं वो किस में आएंगे? संवृत। तो पहले वाले दो छोड़कर आगे वाले चार किस में आएंगे? संवृत स्वर में। छोटा ए और छोटा ओ किस में आएगा? अर्ध संवृत में। छोटा ए और छोटा ओ किस में आएगा? अर्ध संवृत में। और आ किस में आएगा? विपरीत में। बाकी बच के वो सारे किस में जाएंगे? अर्ध विपरीत में। एक बार थोड़ा सा और ध्यान रखना, अपन थोड़ा सा रिवाइज और करते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। पहला भेद कौन सा? संवृत स्वर। दूसरा कौन सा? अर्ध संवृत। तीसरा कौन सा? विपरीत। चौथा कौन सा? अर्ध विपरीत। संवृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। वो कौन कौन सी है? संवृत स्वर ई उ। एक और कई बार प्रश्न उठता है कि सर री किस में आएगा? जहां पर ई होगी वहां पर ही क्या होगा? री होगा। तो पहले वाले दो स्वरों को छोड़कर आगे वाले जो स्वर हैं वो किस में आएंगे? संवृत में। और अर्ध संवृत में कौन सा आएगा? छोटा ए और छोटा ओ। छोटा ए और छोटा ओ किस में आएगा? अर्ध संवृत में। और विपरीत में कौन सा आएगा? आ। और बाकी जो बच गए वो सारे किस में चले जाएंगे? अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत में कौन कौन से बच गए? ए आई और औ। तो साथियों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे की क्लास स्वर के जो बाकी अपने वर्गीकरण बच गए हैं वो आगे की क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत साथियों।